नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास कक्षा 10 विज्ञान विषय में 10वां जो चैप्टर विद्युत धारा के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसी को आगे हम बढ़ाते हैं। इसमें अभी तक हमने पढ़ा था विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जब एक चालक तार या चालक परिपथ है, इस चालक परिपथ के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न किया जाए तो इसके एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर आवेश Q जो है वो प्रवाहित होने लगते हैं। इस आवेश के प्रवाह में समय कितना लगता है, उससे यदि इसको भाग दिया जाए, यानी आवेश के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाए, तो उसे हम कहते हैं विद्युत धारा, यानी आवेश बट्टे समय। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। यानी सूत्र के अनुसार हम लिख सकते हैं I जो है वो बराबर होता है Q बट्टे T। इसका मात्रक जो है वो एम्पियर होता है और इसे मापा जाता है एमीटर के द्वारा। इसके बाद में हमने पढ़ा था एक दूसरी राशि जिसे विभवांतर कहा जाता है। विभवांतर यानी चालक परिपथ में एक सिरे से दूसरे सिरे तक, सिरा A और सिरा B, इस सिरे से इस सिरे तक आवेश का यदि प्रवाह करना है तो इसके मध्य विभवांतर होना जरूरी है, तभी इसमें विद्युत धारा या आवेशों का प्रवाह होगा, अन्यथा इसमें आवेशों का प्रवाह ही नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, और विभवांतर को हम परिभाषित करते हैं इस प्रकार से कि बिंदु A से B तक यदि हमें आवेश को प्रवाहित करना है, तो आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाएगा उस कार्य को ही हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। यानी आवेश को प्रवाहित करने हेतु किया गया कार्य बटे आवेश, ये जो है वो विभवांतर का सूत्र होता है। यानी विभवांतर को हम V से दर्शाएं तो कार्य को W से और आवेश को Q से दर्शाया जाता है। विभवांतर का जो मात्रक है वो होता है वोल्ट, ये हमने पढ़ा था, और इसे मापा जाता है वोल्टमीटर नामक उपकरण या फिर युक्ति के द्वारा। इसके बाद में एक चीज हमने पढ़ी थी, ओम का नियम। ओम का नियम जो है वो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर और विद्युत धारा यानी V और I में संबंध दर्शाता है। और ओम ने अपने प्रयोग से यह पता किया कि चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का जो मान है या उनका जो अनुपात है वो सदैव नियत होता है। यानी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा V पर निर्भर करती है या V के विभवांतर के समानुपाती होती है, और इस नियतांक को उन्होंने कहा उस चालक तार का या उस चालक परिपथ का प्रतिरोध उन्होंने R से यानी रेसिस्टेंस से प्रदर्शित किया था। ओम का जो मात्रक है वो होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक है वो होता है ओम, जिसे साई के द्वारा दर्शाया जाता है। अब इस आधार पर देखें तो R जो है उसका सूत्र बना था V बटे I, और ओम का नियम इसी सूत्र के अनुसार इसे हम दूसरे तरीके से ले सकते हैं, V बराबर IR, यही क्या है, ओम का नियम है। तो तीन सूत्र जो है वो हम अभी तक देख चुके थे। I बराबर Q बटे T होता है, V बराबर W बटे Q होता है, और V बराबर ओम के नियम से IR भी होता है। अब हमें बात करते हैं प्रतिरोध की। कोई भी चालक जो है उसका निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रतिरोध या फिर रेसिस्टेंस जो है वो जरूर होता है, और प्रतिरोध जो है वो हम किसे कह सकते हैं या किस आधार पर दर्शा सकते हैं, उसके अनुसार यदि हम देखें, जब इस चालक में आवेश प्रवाहित होते हैं, धनावेश ऋणावेश जैसे भी हों, वैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो इसमें जब आवेश प्रवाहित होते हैं तो वो आवेश या इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस चालक तार से या इसके अणुओं के मध्य से होकर गुजरते हैं, और इस दौरान जब वो यहाँ से गुजरते हैं तो ये चालक तार जो है वो एक बाधा उत्पन्न करता है जो उस आवेश के प्रवाह को धीमा करता है या कम करता है। वह विरोध जो चालक तार के द्वारा उत्पन्न किया जाता है आवेश के प्रवाह में या आवेश के रास्ते में, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि चालक परिपथ या चालक तार, चालक परिपथ या चालक तार द्वारा उत्पन्न विरोध
जो आवेश या धारा भी कह सकते हैं, आवेश के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, उससे परिपथ या तार का प्रतिरोध कहलाता है। और ये प्रतिरोध जो है इसे ओम के नियम के अनुसार R बराबर V/I से इसको ज्ञात किया जा सकता है। अब यहाँ तक हमने प्रतिरोध वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। अब यहाँ एक दूसरा छोटा सा जो बिंदु है उसके बारे में हम और पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रतिरोध के बारे में हमने पढ़ा था। प्रतिरोध का जो मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, उसके बारे में हम पढ़ लिया था। ओम, एक ओम की परिभाषा जो है वो भी हमने पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से? एक चालक तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस विद्युत धारा के मार्ग में जो प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है यानी R जो उत्पन्न किया जाता है वो किस पर निर्भर करेगा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो कई सारे कारक जो हैं वो इसको प्रभावित करते हैं, लेकिन मुख्य कारक दो हैं। पहला कारक है तार या चालक तार भी कह सकते हैं, चालक तार की लंबाई, जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं L से। तो लंबाई जो है वो इसे प्रभावित करती है। अब इसके अनुसार यदि हम देखें तो सीधा सीधा संबंध होता है प्रतिरोध और लंबाई में। चालक तार का जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के सीधे सीधे समानुपाती होता है, यानी ये जो है वो इस चालक तार की लंबाई या L है तो इस लंबाई के ये अनुपाती होगा। और समानुपाती होने का मतलब लंबाई को यदि हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान जो है वो भी बढ़ जाता है। तो इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि पहला ये जो समीकरण हमारे पास बना R समानुपाती L, यानी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, यानी जितना लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा और तार जितना छोटा होगा उसका प्रतिरोध है उतना ही कम होगा। इसके बाद में दूसरा जो कारक इसको प्रभावित करता है वो है चालक तार के अनुप्रस्थ काटे का क्षेत्रफल यानी एरिया, जिसको हम A से प्रदर्शित करते हैं। यानी ये चालक तार है, ये इसका अनुप्रस्थ काट हो गया। जैसे ये चालक तार मान लें तो ये इसका अनुप्रस्थ काट है जो एक वृत्त होता है, यही इसका एरिया कहलाएगा। यानी इसको हम A से प्रदर्शित करेंगे, यानी सीधे से यूं कह सकते हैं इसकी मोटाई। ये एरिया जितना कम होगा वो उतना ही पतला होगा। जब ये एरिया बढ़ेगा तो इसकी मोटाई जो है वो बढ़ती जाएगी और कम करेंगे तो मोटाई घटती जाएगी। यानी चालक तार कितना मोटा है या कितना पतला है वो निर्भर करता है, उस पर निर्भर करता है उस चालक का प्रतिरोध। और क्षेत्रफल और प्रतिरोध में जो संबंध होता है वो संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध। इस प्रकार से इसको दर्शाते हैं। इसको हम यूं कह सकते हैं कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसकी मोटाई या उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपात का निशान लगाकर 1/A में यदि किसी राशि को हम दर्शाते हैं तो वो उनमें व्युत्क्रमानुपाती संबंध दर्शाता है। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि मोटाई यदि हम बढ़ाते हैं तो इसका भाग लगेगा, तो उस कारण से प्रतिरोध कम होगा, और इसको यदि हम कम करें तो प्रतिरोध बढ़ेगा। समानुपात संबंध सीधा सीधा संबंध होता है, ये बढ़ाने पर ये भी बढ़ता है, ये घटाने पर ये घटता है। व्युत्क्रमानुपात संबंध जो है वो उल्टा संबंध होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इनमें ये दो संबंध हो गए। तो इस आधार पर हमने देखा कि चालक तार का प्रतिरोध जो है वो उसके लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इन दो राशियों पर निर्भर करता है। अब इन आधार पर यदि हम देखें हमारे पास जो समीकरण आए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, इनको यदि हम आपस में जोड़ें तो जोड़ने पर यह आता है R समानुपाती L/A। इन दोनों को एक साथ लिख दें तो L समानुपाती है इसलिए ऊपर आ गया, A व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए नीचे आ गया। अब यहाँ पर यह समानुपात का संबंध यदि हम हटाएं और बराबर के लिए एक सूत्र बनाएं तो उस स्थिति में यहाँ पर एक नियतांक जो है वो लिखा जाता है जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। इस आधार पर बन गया सूत्र KL/A। यहाँ पर K जो है
वो एक नियतांक है और इस नियतांक को कहा जाता है चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है प्रतिरोधकता। तो एक चालक तार की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जो है उसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। ये तीसरी राशि होती है। विशिष्ट प्रतिरोध या चालक की प्रतिरोधकता जो है वो उस चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति का मतलब चालक तार किस चीज का बना हुआ है। यदि वो चांदी का है तो उसकी प्रतिरोधकता अलग होगी, सोने का है तो प्रतिरोधकता अलग, तांबे का है तो उसकी प्रतिरोधकता अलग है, एल्यूमिनियम है तो उसकी प्रतिरोधकता अलग है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि तीसरी चीज जो इसको प्रभावित करती है वो है चालक पदार्थ की प्रकृति। तो चालक पदार्थ की प्रकृति जो है वो तीसरा कारक है जो प्रतिरोध को प्रभावित करती है। अब इसके अनुसार यदि हम देखें कि हमारे पास समान लंबाई और समान मोटाई के अलग अलग पदार्थ के तार हैं, एक तार हमारे पास समान लंबाई, सारे तार समान लंबाई के, एक तार एल्यूमिनियम का है, एक तार चांदी का है, एक तार तांबे का है। तो इस आधार पर देखें उनकी लंबाई और मोटाई समान है तो भी उनका प्रतिरोध अलग अलग होगा। अब लंबाई और मोटाई दोनों चीजें समान होने पर भी प्रतिरोध अलग क्यों है? क्योंकि उन पदार्थों की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध अलग है, वो अलग प्रकृति के हैं, इसलिए उनकी प्रतिरोधकता अलग होती है। अब इस आधार पर हम कहें तो चांदी एक ऐसा पदार्थ है जिसकी प्रतिरोधकता जो है वो सबसे कम होती है, प्रतिरोधकता सबसे कम। और प्रतिरोधकता सबसे कम होने का मतलब वो विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा भी सबसे कम उत्पन्न करता है, यानी उसका प्रतिरोध भी सबसे कम होता है। और प्रतिरोध जिस पदार्थ का सबसे कम होगा उसकी चालकता उतनी ही होगी। इसलिए चांदी जो है वो सर्वश्रेष्ठ चालक मानी जाती है। तो चांदी के सर्वश्रेष्ठ चालक होने का कारण क्या है? उसकी प्रतिरोधकता का कम होना, या प्रतिरोधकता कम है तो उसका प्रतिरोध जो है वो भी कम है, इसलिए उसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। उसके बाद में नंबर आता है तांबे का। चांदी के बजाय तांबे की प्रतिरोधकता कुछ ज्यादा है, लेकिन अन्य चालक पदार्थों से फिर भी कम है। इसलिए ज्यादातर सर्किट वगैरह जो बनाए जाते हैं या तार वगैरह जो दिए जाते हैं वो किसके दिए जाते हैं? तांबे के दिए जाते हैं, चांदी के नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि चांदी महंगी होती है। चालकता तो चांदी की ज्यादा है, लेकिन महंगी होने के कारण तार वगैरह जो है या वायर वगैरह जो है वो किसके बनाए जाते हैं? तांबे के। जबकि लंबे तार जो हैं वो खींचे जाते हैं एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम के तार लंबे इसलिए खींचे जाते हैं क्योंकि तांबा भी महंगा है, इसलिए तांबे के इतने महंगे धातु के इतने लंबे तार जिससे एक शहर से दूसरे शहर तक हम बिजली को पहुंचा सकें या विद्युत धारा को पहुंचा सकें वो संभव नहीं होता या बहुत खर्चीला पड़ जाता है। इसलिए एल्यूमिनियम के तार लगाए जाते हैं एक खंभे से दूसरे खंभे पर। अब वहां पर एल्यूमिनियम में दिक्कत ये आती है कि उसकी प्रतिरोधकता ज्यादा है, इसलिए उसकी चालकता कम हो गई। तो उसे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? तार जो हैं उन्हें गूंथ कर मोटा बना दिया जाता है। मोटाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोधकता उतनी ही अधिक हो जाएगी, प्रतिरोधकता उतनी ही या प्रतिरोध उतना ही कम हो जाएगा। तो अधिक प्रतिरोधकता वाला एल्यूमिनियम जो है उसके तार बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम के तार हमेशा ही कैसे होते हैं? मोटे रखे जाते हैं। एल्यूमिनियम के तार तांबे के तार से मोटे इसीलिए होते हैं ताकि उसके प्रतिरोध को क्या किया जा सके? कम किया जा सके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चालक तार की लंबाई, चालक तार का प्रतिरोध है वो 3 कारकों पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और उसकी प्रतिरोधकता पर। अब यहाँ पर हमने इनको प्रभावित करने वाले इन कारकों के बारे में पढ़ा तो उससे एक चीज निकल कर आई हमारे पास प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता जो है यानी K, कई बार इसको रो से भी प्रदर्शित किया जाता है, इसको यूं दर्शाते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में इसको K से दर्शाया हुआ है इसलिए K से ही हम शो करेंगे इसको। तो उसकी प्रतिरोधकता जो है वो किस पर निर्भर करती है? तो इस सूत्र के अनुसार देखें, सीधा सा एक सूत्र ये निकल कर आया है R बराबर KL/A। तो इसके अनुसार देखें तो K बराबर क्या हो जाएगा? इसको इसी ओर रखें, इनको इस ओर ले जाएं। L ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, A नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, यानी RA/L। ये हो गया प्रतिरोधकता का सूत्र। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। इसका मात्रक हमें निकालना है तो इन राशियों पर जिन पर यह निर्भर कर रहा है उनके मात्रक लिख दें।
आर का प्रतिरोधक यानी आर जो है इसका मात्रक होता है ओम। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में इसको प्रदर्शित करते हैं या मीटर वर्ग में इसको दर्शाया जाता है। और एक बटे लंबाई का जो मात्रक ऐसा ही मात्रक है वो होता है मीटर। अब मीटर स्क्वायर का मतलब है मीटर गुणा मीटर, 2 मीटर है, 1 से ये कट गया तो बचा क्या, ओम में गुणा मीटर, यही मात्रक है किसका, प्रतिरोधकता का। तो ये महत्वपूर्ण चीज इसमें निकल कर आई है जिसको ध्यान में रखें। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं प्रतीक के रूप में, या सीधी सी बात ये प्रश्न बनता है, कई बार पूछ लिया जाता है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक जो है वो ओम मीटर होता है। तो इस आधार पर ये एक महत्वपूर्ण सूत्र जो है वो हमारे पास आज बनकर आए। अब इसके बाद में एक और कारक जो है वो भी प्रभावित करता है किसी भी चालक तार के प्रतिरोध को, वो है तापक्रम। तो तापक्रम के बाद में या टेम्परेचर जो है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तापक्रम के आधार पर देखा जाए तो तापक्रम और प्रतिरोध का क्या संबंध होता है, तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चालक का प्रतिरोध और उसके तापक्रम में सीधा सीधा एक सा संबंध नहीं होता है। तापक्रम में वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध में जो अंतर आता है या बदलाव आता है वो अलग अलग पदार्थों के अनुसार अलग अलग आता है। सामान्य रूप में यदि हम देखें कोई भी चालक तार जो है, जैसे तांबा है, चांदी है, सोना है, एल्यूमिनियम है, इनकी हम बात करें तो इनका यदि हम तापक्रम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मात्रा जो है उसमें वृद्धि होती है। तो सामान्य चालक पदार्थ जो है उसके तापक्रम में वृद्धि करने पर उसका प्रतिरोध जो है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। कुछ अन्य चालक या धातु पदार्थ जो है उनकी हम बात करें जिन्हें अर्धचालक कहा जाता है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनकी हम बात करें तो ये अर्धचालक प्रकृति के पदार्थ होते हैं। इनमें उल्टा प्रभाव पड़ता है। इनका तापक्रम जब बढ़ाया जाता है तो उनके प्रतिरोध में कमी आती है। तो तापक्रम में वृद्धि करने पर चालक पदार्थ के प्रतिरोध में भी वृद्धि होती है, लेकिन अर्धचालक पदार्थ जो हैं उनका तापक्रम बढ़ाने पर उनके प्रतिरोध में कमी आती है। और कई तो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम अतिचालक कह सकते हैं, जैसे मरकरी या Hg। पारा एक ऐसा पदार्थ है जिसका तापक्रम यदि घटाया जाए तो उस कारण से उसकी चालकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे पदार्थ भी हैं। मरकरी जो है इसका तापमान यदि 4.2 केल्विन हो तो उस स्थिति में इसका प्रतिरोध यानी R जो है वो कितना हो जाता है, 0, और ये अति चालक की तरह से काम करने लगता है। यानी विद्युत धारा या आवेश के प्रवाह में कोई बाधा ही नहीं रहती, तो ये अति चालक या सुपर कंडक्टर की तरह से भी काम करने लगता है। तो इस प्रकार इस आधार पर हमने जो एक विशेष राशि हमारे पास निकल कर आई थी प्रतिरोध, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, और उसी आधार पर पदार्थ की प्रकृति के संदर्भ में एक जो राशि निकल कर आई प्रतिरोधकता, इसके बारे में आज हमने सीखा। और किन किन राशियों से ये प्रभावित होता है ये चीज निकल कर आई। एक मुख्य सूत्र आज हमारा ये बना, R बराबर क्या होता है, KL/A। इसके अनुसार लंबाई और क्षेत्रफल या मोटाई, इन दो राशियों पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करता है। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, मोटाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम एक नया टॉपिक जो है उसे शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।